हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ 10th क्लास, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बेटा इसके अंदर हमें क्या देखना है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें कैसे बैलेंस करेंगे। इस तरह की टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इस तरह की बातें हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे आप लोगों के साथ। तो इसमें सबसे पहले बात यही आती है कि केमिकल रिएक्शन, जैसे कि नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो सबसे पहले बेटा हेडिंग डालिए आप लोग कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन यदि हम दें तो किस तरीके से हम देंगे इसकी डेफिनेशन। देखिए आपने 9th क्लास में मैटर के बारे में पढ़ा है। एनीथिंग ऑफ यूनिवर्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में भी आपने जरूर पढ़ा होगा कि मैटर हैज टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अनदर इज द केमिकल प्रॉपर्टी। जब हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आर दोज प्रॉपर्टी विच कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर। और यदि हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए केमिकल चेंज की ज़रूरत पड़ती है। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, जब कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है तो उसका खुद की एग्जिस्टेंस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बेटा। केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं ए रिएक्शन in which a chemical change occur, a chemical change, इसको अंडरलाइन कर लेना, chemical change occurs is known as chemical reaction, is known as chemical reaction। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। या मैंने आपको अंडरलाइन करवाया बेटा केमिकल चेंज। इसका सेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। केमिकल चेंज का मैंने मतलब बताया था आपको कि यदि कोई सब्सटेंस किसी अनदर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी केमिकल आइडेंटिटी बदल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। और जब वो किसी रिएक्शन के अंतर्गत होता है तो उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन के, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि रिएक्टेंट को सर कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या होता है, रिएक्टेंट। तो सबसे पहले रिएक्टेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं, रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इसकी क्या डेफिनेशन देंगे कि those substances which takes part in a chemical reaction, in a chemical reaction are known as reactants।
आर नोन एज रिएक्टेंट्स। ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम प्रोडक्ट को डिफाइन करें तो प्रोडक्ट क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस या न्यू सब्सटेंसेस कह सकते हो आप, those new substances which forms during a chemical reaction, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, और जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स, और जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ, केमिकल रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है? केमिकल चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। उसके कंपोनेंट्स की बात करें तो मेजॉरिटी दो कंपोनेंट की बात करते हैं, एक रिएक्टेंट्स और एक प्रोडक्ट की बात करते हैं। यदि हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स को कंसीडर करें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं केमिकल रिएक्शन का। एग्जाम्पल फर्स्ट हम ले, एग्जाम्पल फर्स्ट में बहुत सिंपल लेता हूं आपके लिए। देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, कंबशन ऑफ कार्बन। कार्बन का कंबशन, कार्बन का जब कंबशन होता है तो CO2 गैस बनती है। तो देखिए इसको मैं तीन तरीके से बोल रहा हूं बेटा आपके सामने। क्या बोल रहा हूं कि कंबशन ऑफ कार्बन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये पूरा का पूरा एक मैंने सेंटेंस फॉर्म में बोला है आपके सामने। क्या बोला है मैंने? कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ कार्बन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक पूरा का पूरा मैंने सेंटेंस बोल दिया आपके सामने, और यहां पर मुझे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि कार्बन का कंबशन कर रहा हूं, और कंबशन का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस का एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर देना। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन वर्ड ध्यान रखना आप लोग। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यदि नहीं हुआ तो हो सकता है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाए। तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ये मुझे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल को इंडिकेट करता है। परंतु इस तरह से मैं सेंटेंस फॉर्म में किसी भी केमिकल रिएक्शन को बार बार बोलूँगा तो मेरे लिए बोलना भी टफ होगा, टेडियस होगा, और मेरे ब्रेन को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लर्न रखने के लिए ज़्यादा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, जो यहाँ दूसरी टर्म है बेटा केमिकल इक्वेशंस, मतलब एक सेंटेंस फॉर्म में केमिकल रिएक्शन लिखी हुई हो तो उसको हम कैसे रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटे रूप में बदल सकते हैं। उसके लिए क्या किसकी जरूरत होती है? केमिकल इक्वेशंस की जरूरत होती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन in word form or in formulae form or in symbolic form,
आर नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो इस सेंटेंस फॉर्म को यदि मैं वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा? मैं इसको लिख सकता हूं कि कार्बन जो फिजिकल स्टेट सॉलिड में होता है, और यहां पर मैं लिख दूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और मैंने अभी कहा है कि एक्सेस में होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। और क्या दे दूं मैं यहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसकी गैसियस फॉर्म को बताया है। ऑक्सीजन खुद एक गैसियस फॉर्म में होता है। इसको सेंटेंस फॉर्म में बोलने की बजाय इस वर्ड फॉर्म में लिखना ज्यादा आसान होगा, और इसको और सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दूं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दूं कि कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड स्टेट में होता है बेटा, और इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा दूं? O2 गैस के साथ करा दूं, और क्या कर दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दूं CO2। तो ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म में हो गई, फॉर्मूलाई फॉर्म में हो गई। तो इन तीनों में सबसे इजीएस्ट वे कौन सा होगा आपके लिए, आपके ब्रेन को लर्न करने के लिए? डेफिनेटली सबसे इजीएस्ट वे यही होगा, C+O2 gives CO2। इतनी बड़ी बात को आपने इतने से छोटे से रूप में लर्न रख लिया, दिमाग में रख लिया, तो डेफिनेटली इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो कैसे कहेंगे इसको? हम कहेंगे सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। और ये जो ऊपर वाली लिखी हुई ये कौन सी हुई? ये वाली इक्वेशन किस नाम से जानी जाती है बेटा? ये कहलाएगी आपकी वर्ड फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो आप समझ गए होंगे कि केमिकल इक्वेशन या तो वर्ड फॉर्म में हो सकती है या सिंबॉलिक फॉर्म में हो सकती है, और इसमें सिंपलेस्ट वे बेटा कौन सा होता है? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। इज इट क्लियर? अब यहां पर देखते हैं जो हमने डेफिनेशन दी है कि केमिकल चेंज होना चाहिए, तो देखो हो रहा है। पहले कार्बन एक एलिमेंट फॉर्म में था, कार्बन एक जैसे एटम से मिलकर बना था। एलिमेंट का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से बनने वाला प्योर सब्सटेंस। ऑक्सीजन खुद एक किस फॉर्म में है? एलिमेंटल फॉर्म में। लेकिन जब केमिकल कंपोजिशन हुआ, केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ, तो क्या बन गया? CO2, एक न्यू कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पर कार्बन ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी, आइडेंटिटी चेंज हो गई, कार्बन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई CO2 के अंदर, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई CO2 के अंदर। अब CO2 ना तो कार्बन की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ केमिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया मतलब केमिकल बॉन्ड बन गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके रिएक्टेंट्स, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे? यहाँ पर रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। यहाँ पर किसका काम करेंगे बेटा? ये रिएक्टेंट्स का काम करेंगे, रिएक्टेंट्स का काम करेंगे। और CO2 यहाँ पर क्या बना? प्रोडक्ट के रूप में बना। तो देखो तीनों चीज यहाँ पर क्लियर हो गई, केमिकल चेंज हो गया, और उसमें जो दो मेन कंपोनेंट है, एक रिएक्टेंट्स और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब्सटेंस, प्रोडक्ट जो केमिकल चेंज होने के बाद बन रहा है, वो प्रोडक्ट कहलाता है। इज इट क्लियर? तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया आपको, जो तीनों बातों को इंडिकेट कर रहा है बेटा। यहाँ पर क्या? केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस
और केमिकल इक्वेशन में सबसे सिंपलेस्ट वे कौन सा होता है? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर। उन एग्जांपल्स में अपन सीधा सिंबॉलिक फॉर्म को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेंटेंस फॉर्म में बोलना सबसे टफ होता है। वर्ड फॉर्म में बार बार लिखना उससे थोड़ा आसान है, पर वो भी टफ है। लेकिन सिंबॉलिक या फॉर्मुलाई फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना इजीएस्ट पाथ होता है बेटा। तो उस फॉर्म को ध्यान रखते हुए, इजीएस्ट पार्ट को ध्यान रखते हुए मैं और एग्जांपल ले सकता हूँ। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर विल मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। एंड जब ये फॉर्म होता है तो बहुत ही ब्राइट वाइट लाइट एमिट होती है। डेजलिंग ऑफ वाइट लाइट के नाम से उसको जाना जाता है। डेजलिंग का मतलब एक्सट्रीमली ब्राइट, चकाचौंध कर दे जो आंखों को। तो अल्टीमेटली ये है, तो उसकी सीधा मैं सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकता हूँ। तो क्या लिखूंगा मैं कि मैग्नीशियम की रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ? O2 के साथ। क्या बना रहा हूँ? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा हूँ। बैलेंस करके लिखूं तो 2Mg प्लस O2 गिव्स 2Mg। मैग्नीशियम एक सॉलिड है, O2 एक गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड है। तो व्हाइट पाउडर बन जाता है, व्हाइट पाउडर फॉर्म में बनता है, व्हाइट पाउडर। क्लियर? व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बेसिक कैरेक्टर रखता है। बेसिक कैरेक्टर क्यों रखता है? क्योंकि ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो, नहीं भी हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेटल के ऑक्साइड बेटा बेसिक होते हैं। उनको हम कैसे पहचान सकते हैं? यदि इनकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दो तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के जो मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड एल्कलाइन यानी कि बेसिक कैरेक्टर रखते हैं। एल्कलाइन का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेस कैरेक्टर रखते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा? केमिकल रिएक्शन का। मैग्नीशियम की आइडेंटिटी ऑक्सीजन की आइडेंटिटी खत्म हो गई जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 यदि हम बात करें, एग्जाम्पल नंबर 3 में हम क्या कह सकते हैं कि लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन यानी कि PbNO3 का वोल्टवाइज AQ के रूप में लिखते थे। रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड 2Ki, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है। रिएक्ट करके क्या देता है? येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड देता है, यानी कि PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, येलो PPT बनता है। क्लियर? प्लस पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3। और देखिए और एग्जाम्पल में यहाँ पर देता हूँ कि यदि हम जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट H2SO4 या HCl के साथ रिएक्ट करा दें तो यहाँ पर ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ एक गैस निकलती है जिसके पास यदि हम लाइटेड कैंडल ले जाएं तो एक पॉपिंग साउंड सुनाई देती है और ये इंडिकेट करती है कि वो गैस हाइड्रोजन गैस होगी। रिएक्शन कैसे होगी कि जिंक के ग्रेन्यूल्स जब डाइल्यूट का मतलब होता है जब वाटर ज़्यादा होता है। डाइल्यूट सपोज H2SO4 ले लूँ, डाइल्यूट H2SO4 इसका मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन है के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या बनता है बेटा? जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। और ये H2 गैस का आइडेंटिफिकेशन किसके साथ होता है कि इसके पास जलती हुई कैंडल ले जाओ तो ये गैस
पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होती है, पॉपिंग साउंड शो करती है। तो पॉपिंग साउंड यदि आती है तो आप समझ लीजिए कि वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। एक और यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, वो एग्जांपल क्या होगा, आपने देखा होगा कि जो कील होती हैं, नील्स कहते हैं उनको, जो कील होती हैं या नील्स कहें, आयरन नील्स, उनको यदि थोड़ा सा भी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर भी मिल जाए तो एक फिनोमेना हो जाता है जिसे हम रस्टिंग कहते हैं। और इसका कैसे पता लगता है बेटा, कि वो उस वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्राउन पाउडर बना लेता है। अब ब्राउन पाउडर का फॉर्मेशन जो होता है वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी है जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से जानते हैं। और उसकी केमिकल रिएक्शन में यहाँ लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2Fe, आयरन के 2 मोल यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, 3/2 मोल ऑफ O2 जो कि एक गैस होती है, प्लस X मोल ऑफ वाटर, वाटर के कोई भी मोल हो, लिटिल अमाउंट, ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से क्या बनता है, Fe2O3 डॉट XH2O जो कि कैसा होता है, ब्राउन पाउडर होता है। कैसा होता है, ब्राउन कलर का पाउडर होता है। और ये इंडिकेट करता है कि इसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, रस्ट का नाम दे देते हैं। हिंदी में बोलते हैं जंग लगना। जंग लगना मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या होता है कि यदि आयरन नेल्स को लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर की प्रेजेंस मिल जाए तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो क्या बन जाता है, Fe2O3 डॉट XH2O बन जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा, रस्ट के नाम से जानते हैं। इन सभी पांचों एग्जाम्पल्स में मैंने आपको एक विशेष बात नोट करने के लिए समझाए हैं इतने सारे एग्जाम्पल कि क्या, कि इन सभी रिएक्शंस में क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, और इन सभी रिएक्शन में बेटा एक काम हो रहा है, और वो काम क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। यानी कि रिएक्टेंट्स की खुद की आइडेंटिटी क्या हुई, चेंज हो गई, और क्या बन गया, वो प्रोडक्ट्स बन गए। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को किन दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्ड फॉर्म और सिंबॉलिक और फॉर्मूला फॉर्म। सबसे इजीएस्ट भी कौन सा होता है, सिंबॉलिक और फॉर्मूलाई फॉर्म, जिससे हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। और हम आगे इस चैप्टर में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एक ही फॉर्म याद रखने की कोशिश करेंगे, और वो हमारा होगा सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए।